हेलो। आज हम लोग केमिस्ट्री का बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर का अच्छे से डिस्कशन करेंगे। आप लोगों ने डिस्कशन वीडियो देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाएगा, लेकिन ये डिस्कशन कुछ अलग होगा। अलग क्या होगा? तो एक क्वेश्चन, अगर पहला क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो आप लोगों को बता देंगे, लेकिन उसके साथ साथ और किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है हम वो भी बताएंगे आपको। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा आगे। ठीक है, शांति से बैठ कर के एकदम उसको देखना है, ताकि आपको और हर क्वेश्चन को मेरे बनाने से पहले आप खुद सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा और फिर देखिएगा कि कितना सही हो रहा है और कितना गलत हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऊपर देख सकते हैं आप, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 इस बार जारी किया गया जो बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है उसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। तो आप लोग जानते होंगे एग्जामिनेशन आपका 70 मार्क्स का होता है। थ्योरी पेपर यहाँ पे आप लोग दिख रहा होगा आपको, थ्योरी है, आईएससी थ्योरी। ठीक है, थ्योरी पेपर 70 मार्क्स का होता है और 30 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल 30 मार्क्स, तो टोटल हो गया 100। 70 में से आपका क्या है कि 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव दिया जाता है। ठीक है, मतलब 50% में से 4 ऑप्शन में से कोई एक आपको चूज करना है और 50% में आपको अच्छे से थ्योरी लिखना है। ठीक है, तो उस 50% यानी 70 का 50% 35। ठीक है, इस 35 में 35 क्वेश्चन नहीं आता है, इसका दोगुना क्वेश्चन आता है। मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, तो 70 क्वेश्चन आ रहा है, तो 70 क्वेश्चन में से हमको सिर्फ और सिर्फ 35 ही बनाना होता है। ठीक है, 30 क्वेश्चन 70 में से सिर्फ और सिर्फ 35 ही बनाना होता है। तो अगर बहुत बहुत बच्चों के दिमाग में आता है कि अगर हम 35 से ज़्यादा बना दिए तो, ठीक है, तो देखिए 35 से अगर आप ज़्यादा बनाते हैं तो जो शुरू का, ठीक है, 1 से लेकर के शुरू का जो 35 जहाँ तक पहले पहुँच जाएगा, शुरू से लेकर के जो 35 पहले जहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप बीच में छोड़ते हुए 42 तक बनाए और 42 पे आप 35 हो चुका है और उसके बाद 35 से ज़्यादा बना लिया, 36 37, तो वो सब चेक नहीं होगा, सिर्फ शुरू का 35 चेक होगा आपका। ठीक है, इससे ये मत सोचिएगा कि अगर हम 35 से ज़्यादा टिक कर दिए तो मेरा पेपर खराब हो गया, अब हम फेल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, 35 चेक होगा, अगर 35 सही है तो आपको 35 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, आज हम लोग डिस्कशन इसका देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। Which of the following is an example of crystalline solid? Which of the following is an example of crystalline solid? इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ अच्छे से की पॉइंट देखते हैं। की पॉइंट क्या होगा सर? तो की पॉइंट होगा कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या कोई क्वेश्चन और भी आ सकता है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? की पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो इसके लिए हम लोग चलते हैं अपने नोट पैड में। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर पढ़े होंगे। सॉलिड स्टेट फर्स्ट नंबर चैप्टर है, फर्स्ट नंबर चैप्टर है। अब इसमें से आप लोग पढ़े होंगे कि सॉलिड का 2 टाइप होता है। सॉलिड का 2 टाइप होता है अरेंजमेंट के हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट। सॉलिड का कितना टाइप होता है? 2 टाइप होता है। पहला नंबर क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, और दूसरा नंबर एमॉर्फस। ठीक है, अब देखिए बिहार बोर्ड बहुत बार क्या किया है कि क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस के का डिफरेंस पूछ लिया है, जो कि 5 नंबर में आता है। और अभी तो ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे थे, 5 नंबर का डिफरेंस हम लोग नहीं देख पाएंगे। ठीक है, अगर आपको इसका डिफरेंस चाहिए होता है, जो 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, आ भी सकता है। ठीक है, तो डिफरेंस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर ज़्यादा कमेंट आता है तो हम इस पर एक डिफरेंस का वीडियो बना देंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड अरेंजमेंट के हिसाब से अगर अच्छे ढंग से अरेंजमेंट किया जाए तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर अच्छे ढंग से अरेंजमेंट नहीं किया गया है तो उसको बोलते हैं एमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, तो इसका अच्छे से लेक्चर तो आप लोग पढ़े ही होंगे। ठीक, तो उतना नहीं देखिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कौन आता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का कुछ एग्जाम्पल हम आपको लिखा दे रहे हैं, तो इसको याद कर लीजिएगा। ठीक, इससे पहले क्रिस्टलाइन को छोड़िए, एमॉर्फस को देखिए। एमॉर्फस में ग्लास, ग्लास जब भी आ जाए तो किसमें जाएगा? एमॉर्फस। ठीक है, पॉलीमर, पॉलीमर, आप पॉलीमर चैप्टर पढ़े होंगे, आपके केमिस्ट्री का सिलेबस में है पॉलीमर चैप्टर। पॉलीमर चैप्टर पढ़े होंगे। पॉलीमर जितना भी होता है कहाँ जाएगा? एमॉर्फस में। ठीक है, और एक आपका पॉलीमर ही होता है रबर, तो आपको अलग से नहीं, पॉलीमर में रबर आता है तो अलग से याद करके होता है नहीं, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा। ये दोनों अगर आता है तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है। ठीक है, और 2 को आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिए। कौन सा? एक होता है क्वार्ज और एक होता है क्वार्ज ग्लास। क्वार्ज ग्लास, ठीक है, क्वार्ज और क्वार्ज ग्लास। देखिएगा, क्वार्ज आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, क्वार्ज क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, लेकिन क्वार्ज में क्या लग गया? ग्लास। क्वार्ज ग्लास ये अलग है, तो ये आपका एमॉर्फस सॉलिड होता है। ये आप याद रखिएगा। तो इस हिसाब से ये की पॉइंट आपका हो गया कि इस तरीके से आप इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आएगा बना दीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर हम लोग देखते हैं कि क्या पूछा गया था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पूछा गया था, Which of the following is an example of crystalline solid? किसका एग्जाम्पल? क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल। तो ये देखिए, रबर, अभी हम पढ़ रहे हैं रबर क्या होता है? पॉलीमर है, ये पॉलीमर है तो एमॉर्फस। ठीक है, ग्लास किसमें आएगा? एमॉर्फस। प्लास्टिक किसमें आएगा? एमॉर्फस। और ये आइस क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइन। ठीक है, आइस क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइन। तो आइस में क्या होता है? तो ये आइस H2O का बना हुआ होता है, H2O का सॉलिड फॉर्म है।
ठीक है, H2O का सॉलिड फॉर्म में पूछा जाता है कि H2O के बीच में कौन सा बॉन्ड है, तो आप बताइएगा H बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड नहीं पूछा जाता, कौन सा फोर्स है H2O मॉलिक्यूल्स के बीच में, कौन सा फोर्स है, तो क्या बताइएगा H बॉन्ड। ठीक है, अब H बॉन्ड किसके किसके साथ लगता है तो थोड़ा देर के बाद हम लोग जानेंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, नाम देखिए फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कितना एटम प्रेजेंट है, कितना एटम प्रेजेंट है, मतलब साफ साफ हमसे पूछा जा रहा है कि जेड का वैल्यू क्या होगा। जेड क्या होता है, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल में कितना एटम प्रेजेंट है। ठीक है, उसको देखते हैं हम लोग फेस सेंटर्ड में। अच्छा, फेस सेंटर्ड से नाम से आपको याद आ जाएगा कि फेस सेंटर मतलब एटम कॉर्नर पे है। अगर हमें एक क्यूब बनाए, अगर हमें क्यूब बनाए, अच्छा उसमें चलते हैं हम लोग नोट पैड में अपने। ठीक है, तो अगर हम एक क्यूब बनाए तो पार्टिकल्स कहाँ कहाँ होगा, तो पार्टिकल्स हर कॉर्नर पे होगा, पार्टिकल्स हर कॉर्नर पे होगा। ये क्यूब थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है, मान के चलिए कि क्यूब, ठीक है, तो पार्टिकल्स हर कॉर्नर पे होगा, साथ ही साथ फेस सेंटर्ड है ना, तो पार्टिकल हर कॉर्नर पे होगा, साथ ही साथ फेस पे होगा, फेस पे होगा। ठीक है, तो फेस कितना होता है 6 होता है, तो जेड कितना निकल के आएगा, तो देखिए कॉर्नर पे होता है, तो एक कॉर्नर पे जो पार्टिकल्स होता है कितना से कंट्रीब्यूट करता है 1/8 से, 1/8 से, और कितना कॉर्नर है 8 कॉर्नर। ठीक है, काट देकर कितना निकल के आएगा 1, ये आ गया 1। नेक्स्ट प्लस, अब फेस है, फेस पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, फेस पे कंट्रीब्यूशन 1/2, कितना फेस 6 फेस, काट देंगे कितना आएगा 3, तो 3 और 1 कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो कितना पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है 4 पार्टिकल्स प्रेजेंट होता है कहाँ पे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड क्या और सारा कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जरूर पूछा जा सकता है। किस तरीके से हम आपको दिखाते हैं, देखिए देखिए 3D में जब हम लोग अरेंजमेंट करवाते हैं तो 3 तरीके से अरेंजमेंट करवाते हैं। जब भी हम लोग 3D में अरेंजमेंट करवाते हैं कितने तरीके से करवाते हैं, 3 तरीके से। कौन कौन, तो एक का नाम है सिंपल क्यूबिक, एक का नाम है सिंपल क्यूबिक जिसको हम लोग बोलते हैं SC। ठीक है, हम अभी ऐसे ही लिखेंगे, आप याद रखिएगा, पढ़िए अपने मन में बोलते चलिए। क्या है सिंपल क्यूबिक, पहला सिंपल क्यूबिक, दूसरा का FCC, FCC इसका फुल फॉर्म भी पीछे देखें क्वेश्चन क्या था, फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। थर्ड नंबर BCC, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। देखिए इसमें क्या क्या याद किया जा सकता है, पहला नंबर रिलेशन बिटवीन A एंड R, A और R के बीच में रिलेशन। A क्या है एज लेंथ, A क्या है एज लेंथ, R क्या है रेडियस, R क्या है रेडियस, रेडियस ऑफ पार्टिकल्स। नेक्स्ट, तो रिलेशन बिटवीन A एंड R, तो A इक्वल्स टू 2R, सिंपल क्यूबिक में A इक्वल्स टू 2R, याद करते चलिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही। ठीक है, तो A इक्वल्स टू 2R। फेस सेंटर्ड में यही रिलेशन हो जाता है 4R इक्वल्स टू √2A, 4R इक्वल्स टू √2A। ध्यान दीजिएगा कि इसका जो पूरा डेरिवेशन होता है कैसे आता है, तो वो तो आपको क्लास में करवाया गया होगा, आप नहीं पढ़े होंगे तो अभी उतना डेरिवेशन पे मत जाइए, आप सिर्फ अभी वैल्यू को याद किया कीजिए। ठीक है, आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है, तो अभी आप डेरिवेशन पे मत जाया कीजिए, अभी याद कर सकते हैं तो कर लीजिए। A इक्वल्स टू 2R, 4R इक्वल्स टू √2A, और यहाँ पे होता है 4R इक्वल्स टू √3A, 4R इक्वल्स टू √3A। ठीक है, देखिए यहाँ पे फेस डायगोनल का लेंथ डायगोनल होता है, उसे फेस डायगोनल को हम लोग डिस्टेंस √2A पे होता है, और ये बॉडी डायगोनल है तो √3 होता है। ये भी बस सोचिए ज़्यादा। पहला नंबर रिलेशन यही होगा सिंपल क्यूबिक में इक्वल्स टू 2R, FCC में 4R इक्वल्स टू √2A, और BCC में 4R इक्वल्स टू √3। पहला। दूसरा का रिलेशन समझिए, आपसे पूछा जा सकता है पैकिंग एफिशिएंसी। क्या पूछा जा सकता है, पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना, तो सिंपल क्यूबिक में जो पैकिंग एफिशिएंसी होता है वो आपका होता है 52.4%, 52.4%। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में लगभग हम इसको 52 मान सकते हैं। 52 आपसे जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछे 52 दिखे, 52.4 दिखे, 5 दिखे, या फिर 52 दिखे, आप उसी को टिक कर सकते हैं। ठीक है, इसका होता है किसका, सिंपल क्यूबिक का। FCC का जो होता है वो होता है 74%। FCC का कितना होता है 74%, FCC का 74%, और इसका होता है 68%, BCC का होता है 68%। ठीक है, आप दूसरा का नंबर पे पैकिंग एफिशिएंसी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी। थर्ड नंबर में आप याद कर सकते हैं इफेक्टिव एटम। ठीक है, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम, जेड, जेड का वैल्यू जो अभी हम थोड़ा देर पहले निकाले थे, फेस सेंटर में जेड कितना होता है 4, अभी थोड़ा देर पहले निकाले हैं। उसी तरीके से एससी में जो जेड का वैल्यू है 1 होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे पार्टिकल है, तो कॉर्नर पे 1/8 × 8 1। ठीक है, नेक्स्ट नंबर बीसीसी में कितना होता है, तो बीसीसी में होता है आपका 2,
क्योंकि कॉर्नर पे होता है, बॉडी पे होता है। कॉर्नर पे पार्टिसिपेशन 1/8 इंटू 8 मतलब 1, और बॉडी पे अकेला रहता है पूरा फुल उसी को, तो 1 1 2 हो जाता है। आप याद कर लीजिए जेड का वैल्यू यहाँ पे। और 4 नंबर आप इस तीनों में याद कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो एससी का होता है वो होता है आपका 6, सिंपल क्यूबिक का कोऑर्डिनेशन नंबर 6। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो किसी भी पार्टिकल का सबसे नजदीक वाला जो नेबर होगा, जो पड़ोसी होगा, जो पार्टिकल होगा, कितना है, कोई पार्टिकल ले रहा है तो उसके चारों तरफ नजदीक में सबसे नजदीक डिस्टेंस पे कौन है, कितना पार्टिकल है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसमें कितना पार्टिकल होता है, 6 पार्टिकल होता है। और यहाँ पे 4 नंबर का एफसीसी में 12 होता है, एफसीसी में 12 होता है, और बीसीसी में 8 होता है, बीसीसी में 8 होता है। तो आप यहाँ से याद करते चलिए, सिंपल क्यूबिक का इक्वल टू 2r, एफसीसी का 4r इक्वल टू 2a, बीसीसी का 4r इक्वल टू 3a, पैकिंग एफिशिएंसी 52% या फिर 52.4%, 74% और 68%। 1 इसका 4 इसका 2 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ठीक है। तो आपको क्या करना है, याद करते चलना है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला था, द नंबर ऑफ एटम में एफसीसी, अब याद करके एफसीसी में 4, एफसीसी में 4, ठीक है। उम्मीद है कि आप पीछे अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और याद करते हुए चल रहे होंगे। नीचे और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन दिया गया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थर्ड नंबर हो गया क्या, नहीं थर्ड नंबर तो नहीं हुआ, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज, द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज, NaCl क्रिस्टल का स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए NaCl क्रिस्टल का आप याद कर लीजिए कि इसका फेस सेंटर्ड होता है। क्या होता है, फेस सेंटर, मतलब कहाँ पे पार्टिकल होगा, कॉर्नर पे और फेस पे। आप याद करके चलिए NaCl का होता है फेस सेंटर। नेक्स्ट नंबर, द पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। देखिए अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, पैकिंग फ्रैक्शन पूछा है, पैकिंग फ्रैक्शन पूछा है कहाँ पे, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में, SC सिंपल, S क्यूबिक C, SC में। अभी देखिए यहाँ पे लिखे है कि नहीं लिखे, SC में कितना परसेंट, 52%, ठीक है। तो इसमें तो एक्स्ट्रा क्या जानना, दिया गया 52%, लीजिए ये हो गया आपका 52% सिंपल क्यूबिक में। 68 किसमें, 68 BCC, 74 किसमें, तो आपका कौन था, FCC, और 72 इसको तो छोड़ दीजिए, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे नहीं है, ये तीनों था। नेक्स्ट नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि in which of the following type of solution the process of osmosis would not take place, the process of osmosis would not take place। हिंदी क्या होगा, तो किस प्रकार के सॉल्यूशन में, किस प्रकार के ऑस्मोसिस नहीं होगा, किसमें, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, ऑस्मोसिस होने के लिए 2 प्रकार का सॉल्यूशन चाहिए, ऑस्मोसिस हाइयर कॉन्सेंट्रेशन और एक बगल होना चाहिए लोअर कॉन्सेंट्रेशन, हाइयर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और बीच में लगा हुआ होना चाहिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना चाहिए, ठीक है। हम देखते हैं, अभी हमको बना करके दिखाते हैं, की पॉइंट में समझेंगे भाई, की पॉइंट देखिए। तो आते हैं हम लोग अपने नोट्स में, देखिएगा यहाँ पे क्या कहा गया। तो एक कंटेनर लेते हैं, दिख रहा है क्या ये, ठीक है। तो ये कलर अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर से चेंज कर लेते हैं अपना। तो ये कंटेनर ले रहे हैं, बीच में हम लगा दे रहे हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको जाने देता है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन किसको पास करने देगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, आप याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ किसको पास करने देगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी सॉल्यूशन है, ये भी सॉल्यूशन है, और इस साइड भी सॉल्यूशन है, 2 प्रकार का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे कितना प्रकार का सॉल्यूशन दिया गया, 2 प्रकार का, और बीच में क्या लगाया गया है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब कह रहा ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस, मान लेते हैं कि एक तरफ जो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन है हाई, एक तरफ हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है और एक तरफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है। एक तरफ हाइयर कॉन्सेंट्रेशन है और एक तरफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ऑस्मोसिस होता है कि लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाइयर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का पास करना, ठीक है। लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हाइयर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का पास करना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस का एक अच्छा सा एग्जांपल आपको दिखाते हैं, किशमिश जानते हैं, जब शाम में क्या करिएगा, शाम या कभी भी पानी में किशमिश डाल दीजिएगा, तो कुछ देर बाद 1-2 घंटा बाद या फिर सुबह में अगर आप शाम में रखते हैं तो सुबह में देखिएगा तो फूल जाएगा, ठीक है। तो उसमें क्या था भाई कि पानी वहाँ पे चला गया अंदर, बताइए वहाँ पे कौन से क्या हुआ, ऑस्मोसिस का प्रोसेस हुआ, ठीक है। अगर आप एक बात बताइए, अगर हम पानी में चीनी मिला दें, ठीक है, और फिर हम क्या करें कि उसमें किशमिश डाल दें, ठीक है,
तो क्या होगा, जब वो अगले दिन फूला हुआ होगा तो क्या किशमिश हमको ज़्यादा मीठा लगेगा क्योंकि हम चीनी में रखे थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम पानी में चीनी मिलाए थे तो सॉल्यूशन बन गया था। ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा, सॉल्वेंट जाएगा। सॉल्वेंट जाएगा मतलब सिर्फ और सिर्फ पानी जाएगा, चीनी नहीं जाएगा, इसलिए वो मीठा नहीं होगा। ठीक है, आप चीनी रख दीजिए या फिर कुछ भी रख दीजिए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नेक्स्ट नंबर है हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का पास करना ऑस्मोसिस कहलाता है। मतलब एक सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन लो होना चाहिए और एक का हाई, एक लोअर होना चाहिए और एक हायर होना चाहिए। लोअर वाले सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक लोअर वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक। हायर वाले को क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सुनाई दिया। दो सॉल्यूशन है, एक का कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक का कंसंट्रेशन कम है, तो कम वाले को बोलेंगे हाइपोटोनिक, ज्यादा वाला को बोलेंगे हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक। सर जब एक का ज्यादा एक का कम हो गया तो ठीक है, अगर हो सकता है कि दोनों का सेम हो गया तब हो सकता है ना, जब दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो, सेम हो, दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो। जब दोनों सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन सेम होता है तो उसका नाम होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। दोनों का जब सेम हो तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ऑस्मोसिस होने के लिए, ऑस्मोसिस होने के लिए क्या लोअर और हायर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ठीक है, तभी तो लोअर से कहाँ जाएगा, हायर की तरफ जाएगा। लेकिन जब हम दोनों को सेम कर देंगे, ना तो कोई कम है ना कोई ज्यादा है, तो ऑस्मोसिस होगा क्या, नहीं ना होगा। बस वही बात है, यहाँ पे क्वेश्चन में वही पूछा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉल्यूशन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस डू नॉट टेक प्लेस, नॉट टेक प्लेस। देखिए हाइपोटोनिक कम वाला में, ज्यादा वाला में, एक कम होगा तो एक ज्यादा होगा, एक दोनों में तो पक्का बात है कि क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा। लेकिन आइसोटोनिक में ऑस्मोसिस नहीं होगा क्योंकि दोनों का दोनों सेम है, दोनों का कंसंट्रेशन सेम। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ऑप्शन ए। ऑल ऑफ दिस तो कहीं नहीं हो सकता। नेक्स्ट नंबर, उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो और ये प्रोसेस भी अच्छा लग रहा हो कि हम हर क्वेश्चन को थोड़ा सा डिटेल में जाकर के बता रहे हैं। ठीक, लेकिन आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं, तो कितना देर तक आप वीडियो देखते रहिएगा, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं हर। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा समझ जाइएगा क्योंकि इतना टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा 30-70 क्वेश्चन करना है। अभी लगभग आधा घंटा के आसपास हो गया होगा और सिर्फ 5 क्वेश्चन कर पाए हैं, तो ये थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं अभी, या फिर ज़्यादा अंदर जा रहे हैं, तो उतना हम ना जाएंगे। कोशिश करेंगे कि हर वो क्वेश्चन आपको बताया जो आपके काम का हो। ठीक है, और अच्छे से बताया। पूरे डिटेल में पढ़ने के लिए तो आपके पास साल भर था, तो वहाँ पे तो आप पढ़े ही होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो फिर आप ऑब्जेक्टिव देखिए सिर्फ। ठीक है, जाएंगे अंदर तक जाएंगे, कुछ क्वेश्चन सब जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट नंबर देखिए, एक क्वेश्चन है, द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉलिड। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है वो राउल्स के द्वारा दिया गया था। इसके द्वारा, राउल्स के द्वारा, सॉल्यूशन चैप्टर का है, राउल्स लॉ के नाम से हम इसको जानते हैं, राउल्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, जब हम लोग एक चीज पढ़े होंगे RLVP, RLVP को हम किससे डिफाइन करते हैं, राउल्स लॉ से डिफाइन करते हैं, जो कि ये होता है रिलेटिव RLVP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, RLVP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। इसके अंदर हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, आप लोग का टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। ठीक, तो RLVP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इसलिए आप क्या याद रखिए, क्या होगा इसका आंसर, राउल्स लॉ। नेक्स्ट, क्या कहा गया क्वेश्चन, द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ अ सॉल्यूट व्हिच डज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट इन सॉल्यूशन इज, वांट ऑफ फैक्टर ऑफ सॉल्यूट। देखिए अब यहाँ पे आते हैं, थोड़ा सा इसमें की पॉइंट वाला क्वेश्चन किया जाएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये बोला है कि डज नॉट डिसोसिएट, अगर पूछे कि अगर डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, अगर डिसोसिएट, अगर एसोसिएट होगा तो क्या होगा, और क्वेश्चन तो पूछा ही गया कि अगर ना तो डिसोसिएट कर रहा है, नहीं एसोसिएट कर रहा है, तो फिर क्या होगा। देखिए वांडा फैक्टर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, आई से। अगर डिसोसिएट करेगा, अगर डिसोसिएट होगा तो क्या होगा, आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा, आप याद रखिएगा। अगर आई का वैल्यू 1 से ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, डिसोसिएशन मतलब सॉल्यूशन में जाने के बाद वो डिसोसिएट हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, एसोसिएट हो जाएगा, जुड़ जाना, तो आई का वैल्यू 1 से कम हो जाएगा, 0 पॉइंट में कुछ आएगा। ठीक है, तो आई का वैल्यू 1 से कम आएगा। नेक्स्ट नंबर, अगर ये कब होगा, जब एसोसिएट होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, न तो डिसोसिएशन हो न ही एसोसिएशन हो तो आई 1 के बराबर होगा, न तो डिसोसिएशन हो न ही एसोसिएशन हो तो आई 1 के बराबर होगा। 3 क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आप देखिए, आप याद रखिए, डिसोसिएशन मतलब टूट गया तो 1 से, टूटना मतलब अलग अलग हो रहा है तो 1 से ज़्यादा हो जाएगा, बस ऐसे ही याद रखिए। टूट रहा है, ये आया, एक आया, टूट गया मतलब 1 से ज़्यादा हो गया। ठीक है,
एसोसिएट होना मतलब एक से ज़्यादा था, दोनों जाके मिल गया, एक से ज़्यादा था, दोनों जाके मिल गया, मतलब एक से कम हो जाएगा, जितना पार्टिकल्स था उससे कम हो जाएगा, तो उससे क्या मतलब एक से समझिए कि एक से कम हो गया। नेक्स्ट नंबर, न टूटा न जुड़ा, जैसे था वैसा ही है, क्या हो 1 होगा। जीरो कभी नहीं मत मारिएगा, क्योंकि बहुत बच्चा इसमें गलती क्या करता है कि आई 1 का फैक्टर को क्या किसके बराबर कर देता है, जीरो के। और आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारा प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉरी शॉर्ट का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, आरएलबीपी, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीबी और ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। इसमें हम लोग जब हम लोग 1 का फैक्टर पढ़े थे तो इसको शुरू में आई से मल्टीप्लाई किए थे। अगर ये जीरो हो गया, जैसे कि आई इंटू डेल्टा टी एफ, आई इंटू डेल्टा टी एफ, अगर आई को जीरो कर देंगे तो पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो गया, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आई हमेशा कितना होगा, 1 होगा, जब ना तो डिसोसिएशन हो, एसोसिएशन हो। डिसोसिएशन एक से ज़्यादा, एसोसिएशन एक से कम। 1 फैक्टर ऑफ अ सॉल्यूट विच डज नॉट डिसोसिएट, यहाँ से पढ़िए क्या बोल रहा है, विच डज नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट, वो ना तो डिसोसिएट कर रहा है और ना एसोसिएट कर रहा है, तो कितना आएगा, मोर देन 1 नहीं, लेस देन 1 नहीं, जीरो नहीं, बट ठीक है। नेक्स्ट चलिए एक क्वेश्चन और है, विच आर द फॉलोइंग इज डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको हम की पॉइंट में जाकर के समझेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको बहुत सारा कंसेप्ट सीखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें जाते हैं हम लोग, तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन कुछ भी कहा उसको छोड़िए, NaCl है, क्या है, NaCl, ठीक है। तो NaCl को अगर हम NaCl का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहा है, क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस, तो फिर एनोड पे क्या आएगा और कैथोड पे क्या आएगा, समझिए इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग कंपाउंड में से क्या पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, जिसमें दो, एक एनोड होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में और एक कैथोड होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस में एक एनोड होगा और एक कैथोड होगा, एनोड पॉजिटिव चार्जेज होगा और कैथोड निगेटिव चार्ज वाला होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस में एनोड पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड नेगेटिव चार्ज। NaCl में करंट पास कराइएगा तो NaCl तो भाई कहेगा हम करंट नहीं पास करने देंगे, जाओ, क्यों, क्योंकि अभी इसको हम कुछ नहीं किए, अभी सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में NaCl से करंट पास नहीं करता है। कौन सा सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड, आयोनिक सॉलिड है, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, बट कंडक्टर इन मोल्टेन स्टेट। मोल्टेन स्टेट मतलब या तो हम इसको क्या कर देंगे, पिघला देंगे, या फिर हम किसी पानी में सॉल्युबल करा देंगे। तो देखिए अगर हम पिघला दिए तो उसको बोलते हैं मोल्टेन स्टेट, टेम्परेचर दे करके मोल्टेन NaCl। अगर हम इसको पानी में मिला दिए तो इसको बोलेंगे एक्वस NaCl सॉल्यूशन। जब भी क्वेश्चन आया तो इस दोनों को जरूर समझिएगा, मोल्टेन NaCl, एक्वस NaCl। मोल्टेन NaCl के लिए दूसरा क्या यूज किया जाता है, एक वर्ड जिसको हम लोग बोलते हैं फ्यूज्ड NaCl। क्या बोलते हैं, फ्यूज्ड NaCl। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब हम फ्यूज्ड NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो एनोड पे या फिर कैथोड पे, कैथोड पे ज़्यादा पूछा गया, कैथोड पे क्या आएगा हम बता देते हैं, आप याद कर लीजिए। जब हम फ्यूज NaCl को फ्यूज करवाएंगे, जब NaCl को जब हम फ्यूज करवाएंगे तो Na प्लस चार्ज आएगा और Cl माइनस चार्ज, यानी दोनों हो जाएगा अलग अलग। अब करंट पास करेगा तो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, तो ये Cl क्या है, निगेटिव वाला। निगेटिव वाला किसके साथ जाना चाहेगा, पॉजिटिव वाला के साथ या फिर निगेटिव वाला के साथ। यहाँ देखिए एनोड, ये है आपका एनोड और ये है आपका कैथोड, ठीक है। तो ये जो निगेटिव है Cl कहाँ जाना चाहेगा, एनोड पे, देखिए, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव है, कहाँ जाएगा, पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, तो क्लोरीन जाता है कहाँ पे, एनोड पे Cl। और सोडियम क्या है, सोडियम ये पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव वाला कहाँ जाना जाएगा, नेगेटिव वाले पे, तो पॉजिटिव वाला है कहाँ जाना चाह रहा है, नेगेटिव वाले पे, तो कैथोड पे कौन जाएगा, सोडियम। कैथोड पे कौन जाएगा, सोडियम। सुनाई दे रहा है, हाँ। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हाइड्रोजन को टिक करेंगे, लेकिन ये इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन को टिक करेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैथोड पे पूछा था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिपॉजिटेड एट कैथोड और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl, तो हम मारेंगे टिक सोडियम को। फ्यूज्ड NaCl का है, फिर भी कहाँ किसको टिक करेंगे, सोडियम को, हाइड्रोजन नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर एक्वस वाले के साथ करवाया जाए तब क्या, ये तो मोल्टेन वाला हो गया। अगर एक्वस NaCl सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाए तब क्या, एक नेगेटिव एनोड, पॉजिटिव कैथोड, और इसमें NaCl का सॉल्यूशन मिलाया गया, NaCl का सॉल्यूशन मिलाया गया, यहाँ पे हम करंट पास करा रहे हैं, तब क्या होगा, सुनिए। तो NaCl था, इसमें हम मिला दिए वाटर, और इसको हम करवा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या क्या होगा, यहाँ से अलग अलग चीज़ बनेगा। पहला बात, सोडियम थोड़ा सा अलग हो जाएगा। दूसरा बात, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा, क्लोरीन गैस, ठीक है। तीसरा बात, हाइड्रोजन भी अलग होगा,
हाइड्रोजन गैस भी निकलेगा और चौथा ऑक्सीजन गैस भी निकलेगा, ठीक है। और नीचे जो सॉल्यूशन बनेगा वो NaOH का सॉल्यूशन बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन नीचे बचेगा। इतना चीज निकलेगा। और कौन? सोडियम क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। कहाँ कहाँ निकलेगा सर? वही हम बता रहे हैं, सुनिए। सोडियम होता है पॉजिटिव चार्ज, तो सोडियम कहाँ जाना चाहेगा? निगेटिव वाले के पास। निगेटिव वाला कौन होता है? कैथोड। निगेटिव वाला कौन होता है? कैथोड। तो कैथोड पे आना चाहेगा कौन? सोडियम, ठीक है। और देखिएगा तो हाइड्रोजन में होता है पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे भी होता है पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन भी कहाँ जाना चाहेगा? कैथोड पे। तो सोडियम और हाइड्रोजन गैस। देखिए जब भी आपसे एक्वस पूछा जाएगा ना कि एक्वस का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया है, तो ये जरूर बोलेगा कि कैथोड पे कौन सा गैस निकल रहा है, ठीक है, कौन सा गैस निकल रहा है। तो आपसे कहा क्या मानिएगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अब बताइए एनोड है, एक कौन है? एनोड, जो कि कौन सा चार्ज है? एनोड है जो कि आपका पॉजिटिव चार्ज हुआ, और पॉजिटिव चार्ज पे कौन आना चाहेगा? निगेटिव वाला। तो आप जानते हैं क्लोरीन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो ये कहाँ, यहाँ पे कौन आएगा? क्लोरीन गैस, ठीक है। और यहाँ पे कौन आएगा? ऑक्सीजन भी होता है निगेटिव वाला, तो यहाँ पे भी कौन आना चाहेगा? ऑक्सीजन गैस। आप ध्यान से रखिएगा, जब हम एक्वस मतलब पानी में मिला करके सोल्यूबल करवा करके जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, तो कैथोड पे सोडियम और हाइड्रोजन गैस, एनोड पे क्लोरीन और ऑक्सीजन गैस। जब मोल्टेन वाला था तो सिर्फ सोडियम और सिर्फ क्लोरीन निकलेगा, तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं, क्योंकि वाटर नहीं था यहाँ, ठीक है। तो सोडियम कहाँ पे? कैथोड पे, और क्लोरीन कहाँ पे? एनोड पे, ठीक है। आप बस इतना ध्यान रखिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव पे आएगा और पॉजिटिव है तो नेगेटिव पे जाएगा, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following is correct equation to represent Faraday's first law of electrolysis? Faraday's first law of electrolysis कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो देखिए, आप Faraday's first law of electrolysis पढ़े होंगे, इसके पूरे डेरिवेशन में जाएंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आप याद करिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ये होता है M वेट इक्वल्स टू करेंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये इक्विवेलेंट कांस्टेंट, और ये आपका टाइम, ठीक है। तो M इक्वल्स टू CZT, M इक्वल्स टू CZT, ये रिलेशन आप याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल एट एनोड? कौन सा रिएक्शन है जो एनोड पे पॉसिबल नहीं है? पहले देख लेते हैं कौन सा रिएक्शन एनोड पे पॉसिबल होता है और कौन सा रिएक्शन एनोड पे पॉसिबल नहीं होता है। देखिए एनोड, एक एनोड पे पॉसिबल है, तो अगर एनोड पे अगर पॉसिबल नहीं है तो कहाँ पे पॉसिबल होगा? कैथोड पे, ठीक है। एनोड पे नहीं पॉसिबल है तो कहाँ पे पॉसिबल होगा? कैथोड पे, ठीक है। तो एनोड पे क्या होता है? तो एनोड पे अपना ऑक्सीडेशन होता है। एनोड पे क्या होता है? तो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। आप ये याद रखिएगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पे रिडक्शन होता है। एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन किसको बोलेंगे? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड रिडक्शन किसको बोलेंगे? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा। कैथोड पे रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा। ध्यान से सुनिएगा, कहा है एनोड पे कौन पॉसिबल नहीं है? तो एनोड पे पॉसिबल नहीं है मतलब कहाँ पे पॉसिबल है? कैथोड पे पॉसिबल है। एनोड पे पॉसिबल नहीं है तो कहाँ पे पॉसिबल है? कैथोड पे, ठीक है। कैथोड पे पॉसिबल मतलब रिडक्शन हो रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, गेन कर रहा होगा, ठीक है। देखते हैं ऑप्शन से। पहला नंबर ऑप्शन में देखिए इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो बताइए क्या होगा? रिडक्शन, सही है। दूसरा में देखिए इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसमें जुड़ रहा है ना इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इसमें जुड़ रहा है ना, तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन के रिडक्शन, रिडक्शन। ये बताइए था, ये भी यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है मतलब क्या होगा? रिडक्शन। अब ये तो कहा है कि कौन एनोड पे पॉसिबल नहीं है? इहो पॉसिबल नहीं है, इहो पॉसिबल नहीं है, इहो पॉसिबल नहीं है, और यहाँ दिया नन ऑफ दीज। इस ऑप्शन में तो समझ नहीं आ रहा कि क्या ऑप्शन डाल दिया, ठीक है। साफ साफ यहाँ पे इसको लिखना चाहिए था ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, तभी इसका ऑप्शन डी होता। नन ऑफ दीज मतलब ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, ये कौन बात है? ठीक है, एनोड पे पॉसिबल नहीं है तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और इसलिए यहाँ पे इसके ऑप्शन होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज। आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा टाइम हो रहा है तो एक क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद रोक देंगे, उसके बाद आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। फिर हम लोग आएंगे, फिर वीडियो डाला, अगला वीडियो आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। 11 के बाद भी 70 तक करवाएंगे, लेकिन अगली बार से इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, हम मानते हैं बहुत ज़्यादा टाइम हम ले रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका कुछ यूज भी है, बहुत सारा नया क्वेश्चन हमको समझना है, क्योंकि बिहार बोर्ड अगर ये जारी कर दिया था यहाँ से क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा, अगर ये जारी कर दिया था यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये मॉडल पेपर होता है, मॉडल पेपर का मतलब बिहार बोर्ड बोल दिया कि हम इस तरीके का क्वेश्चन पूछेंगे,
इसका मतलब नहीं कि ये पूछेंगे, आप तो सिर्फ इसी का आंसर याद करके जाइएगा, आप सिर्फ इसी का आंसर याद सर रही नहीं किया, ठीक है। तो इस तरीके का और क्वेश्चन जो होगा हम वो पूछेंगे, ठीक है। मॉडल पेपर का मतलब यही होता है, हम ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग अपना पढ़ के आइए, ठीक है। हम लोग पढ़ के जा रहे हैं, आप लोग और जगह पे जाते हैं तो क्या देखते हैं, ये इसका सही है, ये इसका सही है, ये इसका सही है, आगे बढ़ाओ। 10 नंबर क्वेश्चन देखना है, एक इसका आंसर ये होगा, आगे बढ़ाओ। 11 नंबर क्वेश्चन सी होगा, ये नहीं भाई, इतना टाइम ये फालतू टाइम है। अगर आप ये देख रहे हो शायद आपको हिसाब से आप जैसा भी लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से लग रहा है ये फालतू टाइम है। आप उसका डिस्कशन देखिए क्यों आ रहा है और क्या इस तरीके का और क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं बन सकता, बन सकता है तो यहाँ देखिए, ठीक है। तो आप चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा कि आगे जो भी वीडियो आए अच्छे से आपको मिल जाए, पहले ही आपको मिल जाए। इसलिए एक क्वेश्चन आप लोग और देखते हैं, उसके बाद होगा तो जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आपको लगा हो कि नहीं अब कुछ क्वेश्चन नया पढ़े हैं, ये भी एग्जाम में आ रहा है, ये तरीका आपका अच्छा है, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, Which of the following electrolytic solution has the least specific conductance? Least सबसे कम specific conductance, समझिए याद रखिए। specific conductance का मतलब सीधे याद रखिएगा, जिसका concentration सबसे कम उसका specific conductance सबसे कम, ठीक है। specific conductance सबसे कम, तो specific conductance किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कॉन्सेंट्रेशन के। आप यहाँ पे दिख रहा होगा एन दिख रहा है, कैपिटल एन। अच्छा ये किसका यूनिट है, नॉर्मलिटी का। किसका यूनिट है, नॉर्मलिटी का। तो नॉर्मलिटी एक कॉन्सेंट्रेशन है, मोलरिटी, मोललिटी, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी पढ़े होंगे सॉल्यूशन चैप्टर में। तो ये कॉन्सेंट्रेशन है, तो जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस कम, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उसका स्पेसिफिक कंडक्टेंस ज्यादा। देखिए सर ये 2 है, 0.2 है, 0.02 है, और ये 0.2 है और 0.002 है। कौन लग रहा है सबसे कम, यही सबसे कम, यही। इसलिए लिस्ट मतलब सबसे कम। अगर पूछता सबसे ज्यादा स्पेसिफिक कंडक्टेंस का सबसे ज्यादा ये है, ये वाले का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर भी क्वेश्चन देख ही लेते हैं, क्या दिक्कत है, थोड़ा सा अगर आप कोऑपरेट करें तो देख पाइएगा। नेक्स्ट नंबर, फॉर रिएक्शन 2A से B द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का सबसे आसान तरीका है, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ डिपेंड करता है किस पे, रिएक्टेंट पे और प्रोडक्ट पे। देख लीजिए रिएक्टेंट का जब भी हम लिखना चाहें तो देखिए यहाँ से टूट रहा है ना, यहाँ से बी बन रहा है, ए से क्या बन रहा है बी, ए से क्या बन रहा है बी। तो ए कम रहा है इसलिए निगेटिव, ए कम रहा है इसलिए निगेटिव। तो देखिए निगेटिव लगा दिए। रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है इंस्टेंटेनियस रेट डी अपॉन डी टी, आप लोग पढ़े ही होंगे, डी अपॉन डी टी। किसका, रिएक्टेंट में कौन है, ए का। ये हो गया आपका रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन रुकिए अभी, रुकिए देखिएगा क्या होता है, अगर ए के बगल में कोई कोफिशिएंट होता है, ए के बगल में कोई कोफिशिएंट होता है तो उसको 1 अपॉन में लिख देते हैं 1/2, ठीक है 1/2। क्योंकि ये टूट रहा है, कम रहा है इसलिए निगेटिव। तो एक ये हो गया। दूसरा का नंबर ये किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट के। प्रोडक्ट क्या है, बी बन रहा है, बी बन रहा है मतलब बढ़ रहा है तो पॉजिटिव प्लस। क्या बी के पीछे कुछ है, नहीं है, 1 है तो 1/1 तो 1 होता है तो रहने देते हैं। तो आगे क्या लिखेंगे, डी अपॉन डी टी। किसका कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, ये दोनों हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसमें से दोनों में से कोई ऑप्शन दिखेगा आप आंसर कर दीजिए। 1/2 डी अपॉन डी टी निगेटिव नहीं है, गलत। माइनस डीवी बाई डी टी तो सही था लेकिन माइनस लिख दिया, गलत। माइनस 1/2 डी बाई डी टी, माइनस 1/2 डी बाई डी टी सही। 1/2 डीवी बाई डी टी तो सही था, बी के पीछे कुछ नहीं है तो 1/2 कहाँ से आया, गलत। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रेट ऑफ रिएक्शन बना दीजिएगा ना, बहुत अच्छा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ याद रखिए, कॉपी में लिख लीजिए, रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ डिपेंड करता है तो वो है टेंपरेचर, वो है टेंपरेचर। रिएक्टेंट से मतलब नहीं है वगैरह, रिएक्शन से मतलब नहीं है कितना, टाइम से मतलब नहीं है, मास से मतलब नहीं है कितना ले रहे हैं, वेट से भी मतलब नहीं है, ठीक है। बस उसको सिर्फ मतलब है टेंपरेचर कितना दे रहे हैं भाई। अगर कम टेंपरेचर देंगे तो हम धीरे धीरे रिएक्शन करेंगे, अगर ज्यादा दीजिएगा तो स्पीड बढ़ा देंगे अपना। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट मतलब क्या, स्पीड ही ना, तो स्पीड किस पे डिपेंड करेगा, टेंपरेचर पे। आग लगा दीजिए नीचे से भागेगा उस स्पीड में, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन है जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं है, याद कर लीजिए ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन पूछा जाता है, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। नेक्स्ट नंबर, ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन है। बाइमोलिकुलर मतलब यहाँ पे ऑर्डर इसका 1 नहीं होगा, 2 होगा। क्या होगा, 2 होगा, इसलिए ये नहीं है। ये है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तीनों का तीनों क्या है, आप एग्जांपल से याद करके चलिएगा। N2O ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, आपसे पूछा जाता है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पूछता है कि कौन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कौन जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, कौन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए कौन इसमें पूछा, कौन नहीं है, कौन नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। ये तो फर्स्ट ऑर्डर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पूछा था कौन नहीं है, ठीक है। पूछता कौन है तो ये तीनों होता है, तो 3 ऑप्शन तो सही नहीं हो सकता ना। नेक्स्ट नंबर,
देखिएगा क्वेश्चन कहा है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन H2 प्लस Cl2 सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है तो HCl बन रहा है, तो इसका ऑर्डर बताइए। क्या क्वेश्चन है, ऑर्डर बताना है तो याद कर लीजिए आप, याद इसको कर लीजिए कि ये जो H2 प्लस Cl2 से HCl बनता है, ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे यहाँ पे लग जाएगा। तो जो HCl बनता है तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। कौन सा ऑर्डर होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कितना ऑर्डर, ये कितना रिएक्शन याद करें, ज्यादा मत याद कीजिए। ऊपर 3 फर्स्ट ऑर्डर था, यहाँ जीरो ऑर्डर है, बस इतना याद रखिए, ठीक है। और एक और H2 प्लस I2 और इससे रिएक्शन बनता है 2HI। ये किसका एग्जांपल है? ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। ये तीनों आप याद रखिए। ऊपर तीनों फर्स्ट ऑर्डर, एक जो एग्जांपल था सबसे ऊपर वाला जो एग्जांपल था आपका वो था सीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये दोनों फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट नंबर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ये वाला, और ये वाला सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। आप इतना ही याद रखिए, ठीक। आगे देखते हैं। देखिए इजी क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, इसलिए हम आगे बढ़ा दिए हैं थोड़ा सा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगर और स्पीड करना चाहते हैं तो आप 2x लगा के देख सकते हो कि आपका टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको 5 नंबर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, कमेंट बॉक्स नीचे खाली है, वहाँ पे लिख दीजिए सर ये क्वेश्चन 5 नंबर का हमको नहीं समझ में आता है, ये क्वेश्चन यहाँ पे आप तो भेज नहीं सकते हैं। तो एक काम कीजिएगा, इस ये जो यूट्यूब चैनल है इस कोचिंग पे दक्ष एजुकेशन पॉइंट, ठीक है, तो उसका एक नंबर दिया गया है, उसके व्हाट्सएप पे आप उस क्वेश्चन को भेज दीजिएगा। तो हम उम्मीद करेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बना करके आपको भेज दे, ठीक है। या फिर आपको चाहिए नहीं सर 5 नंबर का कोई क्वेश्चन है तो आप हमको पूरा लिख करके बता दीजिए कि सर वहाँ पे हम उसी को बना करके हैं, तो हम वो भी कर सकते हैं, आप हमको बताइएगा, ठीक। नेक्स्ट नंबर पूछा द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन इज, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? तो किसी भी सरफेस पे किसी पार्टिकल्स का आके एब्जॉर्ब होना, एब्जॉर्ब का मतलब अंदर जाना, एब्जॉर्ब का मतलब उसके ऊपर ही रहना, तो उसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो कहाँ पे होता है? सरफेस पे होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सरफेस फेनोमेना, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि मिल्क क्या है? मिल्क किसका एग्जांपल है? मिल्क एग्जांपल है फैट डिस्पोज्ड इन वाटर। मिल्क में क्या रहता है? तो वाटर में फैट मिला हुआ होता है, वसा मिला हुआ होता है, वसा, जल में परिक्षेपित वसा, ये चाहिए। फैट डिस्पोज्ड इन फेस नहीं, वाटर डिस्पोज्ड इन फैट नहीं, फैट में वाटर नहीं, वाटर में फैट, सस्पेंशन ऑफ फेस इन वाटर, गलत, ये आपका सही है। नेक्स्ट नंबर, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो जल्द आ जाएगा, ठीक है। तो उस नेक्स्ट वीडियो को आप लोग वहाँ पे देख लीजिएगा, वहाँ पे हम स्पीड में चलेंगे और 70 तक खत्म करेंगे, आपका इतना आप रखिए विश्वास, ठीक। और स्पीड में करने का मतलब ये नहीं कि टिक मार के भाग जाएंगे, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते। ऐसा करना होगा तो हम क्यों हैं, उसके लिए बहुत सारा यूट्यूब चैनल है, बहुत सारा बताया गया, सर ये एक आंसर, ये एक आंसर, ये इसका आंसर ये जा रहा है, क्या दिक्कत है भाई? तो सब हम नहीं करेंगे, आपको देखना हो अच्छे से आप देखिए वीडियो, ठीक है। ज़्यादा टाइम पे आपका एग्जाम पढ़ा नहीं गया है, आप स्पीड करके भी देख सकते हैं। अगर आपको ये सब आ रहा हो, नहीं आ रहा तो हम उम्मीद करेंगे कि ये जो क्वेश्चन दिया गया वो तो बनेगा ही, आपसे इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उससे वो भी आप बना सकते हैं, क्योंकि 70 में से 35 बनाना है, जो कि बेहद आसान होता है, आप बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। 35 में 35 आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। किसी भी तरह का डाउट हो या फिर आपको लगा हो कि नहीं चाहिए तरीका थोड़ा सा नहीं ठीक है, ज़्यादा टाइम बर्बाद हुआ, तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं हमको, या फिर कोई क्वेश्चन भी हमको आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर यूट्यूब चैनल का जो नंबर दिया गया होगा, ठीक है। तो अब बहुत सारा वीडियो यहाँ पे है, तो किसी भी वीडियो पे चले जाएगा तो वहाँ पे नंबर लिखा हुआ होता है, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे वो वीडियो भेज दीजिए, वो फोटो क्लिक करके भेज दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई दे, ठीक है। तो शेयर भी कीजिए और भी दोस्तों के साथ, ठीक है। ऑल द बेस्ट।